जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम लोग 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न का सीरीज कर रहे हैं। और ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज रहेगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें हम लोग 5 सेट करने वाले हैं और यह टोटल 150 सेट है। और हम लोगों ने पहले से 35 सेट कर लिया है। आज हम लोग का शुरू हुआ 36वां नंबर सेट से। तो शुरू करने से पहले आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री या फिर टीआरई 4 देने वाले हैं, क्योंकि उसका भी नोटिफिकेशन अब आने वाला है। या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि इस तरह के प्रश्नों की अहम भूमिका रहती है, उन लोगों तक इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए टीचर एग्जाम। तो इन सभी में विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके। और आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 36। इसके पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। यह सेट नंबर 36 देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संजय वेठली-पुत्र। अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संजय वेठली-पुत्र। आगे, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चालुक्य। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चालुक्य। तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उनकी हत्या कर दी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फर्रुखसियर। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उसकी हत्या कर दी थी? सी ऑप्शन हो जाएगा फर्रुखसियर। आगे, उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो बी ऑप्शन होगा पतंजलि। आगे, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा उत्तर मेरूर अभिलेख। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा उत्तर मेरूर अभिलेख। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बी ऑप्शन होगा हंटर आयोग का गठन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बी ऑप्शन होगा हंटर आयोग का गठन। आगे, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 41वां हो जाएगा और ये की थी सरोजिनी नायडू ने। प्रथम महिला पूछ लेगा तो एनी बेसेंट और भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन 41वां सरोजिनी नायडू ने किया था। आगे, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट नहीं थे। आगे, 9 डैश लाइन संबंधित है तो सी ऑप्शन हो जाएगा अर्मेनिया और अजरबैजान विवाद से। 9 डैश लाइन संबंधित किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अर्मेनिया और अजरबैजान विवाद से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो ए ऑप्शन रहेगा पेरियार झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो ए ऑप्शन रहेगा पेरियार झील। आगे, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो सी ऑप्शन रहेगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो सी ऑप्शन रहेगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। आगे, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं और उससे संबंधित महासागरों के बारे में विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो कैनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह बिल्कुल सही है। ओयाशियो हिंद महासागर, यह गलत है। बेंगुएला उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह भी गलत है। पेरू प्रशांत महासागर, यह सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 4 सही है। कैनारी धारा उत्तरी अटलांटिक और पेरू प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। आगे, निम्न में से कौन संविधान के संघीय गुण नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एकल नागरिकता। निम्न में से कौन संविधान के संघीय गुण नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एकल नागरिकता। आगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगत के प्रश्न को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 254। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्र विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्न को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 254। आगे, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? तो सी ऑप्शन होगा उच्चतम न्यायालय। भारत के न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? तो सी ऑप्शन होगा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। आगे, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है?
तो पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा और यदि उसके अवधि से पहले यह भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक है। यह बिल्कुल सही है। पंचायतों के चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही है। कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीट आरक्षित की गई। यह भी बिल्कुल सही है। वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा। यह बिल्कुल गलत है। तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा। वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा। आगे, दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा लद्दाख। दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। आगे, सखरोव फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा दिया गया है पुरस्कार? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, यूरोपीय संघ द्वारा। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा यूरोपीय संघ द्वारा। आगे, कृतज्ञ हैकथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ए ऑप्शन होगा कृषि। कृतज्ञ हैकथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ए ऑप्शन होगा कृषि। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो सी ऑप्शन होगा असम। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा असम। आगे, प्रधानमंत्री ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। आगे, सुमेलित नहीं है कौन सा? तो फॉरगॉटेन रिफ्यूजीज, यह हो जाएगा नंदिता हक्सर। यह बिल्कुल सही है। द लिविंग माउंटेन पीसी बाला सुब्रमण्यम, यह गलत है। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी सौम्या सक्सेना, यह बिल्कुल सही है। द लास्ट वाइट मैन मुहसिन हमीद, यह बिल्कुल सही है। तो बी इसमें गलत हो जाएगा। द लिविंग माउंटेन पीसी बाला सुब्रमण्यम, यह गलत है। आगे, यूनेस्को द्वारा संघ सूत्री सांची स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1989। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1989 में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्यांगना कथकली से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा कुंचु कुरूप। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना कथकली से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा कुंचु कुरूप। आगे, बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करता है। तो ए ऑप्शन होगा बायो पायरेसी। बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करता है। तो ए ऑप्शन होगा बायो पायरेसी। भारत सरकार द्वारा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो बी ऑप्शन होगा 1995। भारत सरकार द्वारा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो बी ऑप्शन होगा 1995। अगला है द इंडिया स्टोरी पुरस्कार के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिमल जलान। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा बिमल जलान। आगे, नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, यह बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है, यह गलत है। यह भारत के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था, यह बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यह भी सही है। तो 20 का आंसर गलत हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है, यह बिल्कुल गलत है। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची से तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा 1975। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड हो जाएगा 1953। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड हो जाएगा 1950 और केंद्रीय सिल्क बोर्ड हो जाएगा 1948। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फिर से देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास बैंक हो जाएगा 1975। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड हो जाएगा 1953। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड हो जाएगा 1950 और केंद्रीय सिल्क बोर्ड हो जाएगा 1948। आगे, फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया, यह बिल्कुल सही है। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है, यह गलत है। यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसमें गलत है। पहला स्टेटमेंट इसमें सही था। आगे, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व कर है, मोटर वाहन कर है, मनोरंजन कर है, निगम कर नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा निगम कर नहीं है। आगे, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो सी इसका आंसर होगा यूनियन बजट 1992-93। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो सी ऑप्शन होगा यूनियन बजट 1992-93। अगला, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सी इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव पर। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सी ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव पर। आगे, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? तो डी इसका आंसर होगा शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो डी ऑप्शन होगा शहद की। आगे, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यह बिल्कुल गलत है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, यह बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है, यह बिल्कुल सही है। इनमें से सभी। तो ये इसका आंसर होगा ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि निर्वात में ध्वनि चलता नहीं है और यह चाल दिया हुआ है लाइट का।
आगे, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इंडोर प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, निम्न में से किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। आगे, केचुए के बारे में असत्य का चयन करें। तो यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, या बिल्कुल सही है। इसमें अस्थियां भी पाई जाती है, गलत है। पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती है, यह बिल्कुल सही है। शरीर में चिकने पदार्थ तरल के से सहायक है, बिल्कुल सही है। तो 20 का आंसर गलत हो जाएगा। इसमें अस्थियां भी पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। आगे, यदि किसी कारणवश आहार नाल में एपिथेलियम की पैराइट कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाती है तो क्या होने की संभावना है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटोयोजेज तथा पेप्टोज के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी उत्पादक होता है? तो बी ऑप्शन होगा यूरिया। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी उत्पादक होता है, तो बी आंसर होगा यूरिया। आगे, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था कहाँ? तो बी ऑप्शन होगा पेरिस में। आगे, जैव विविधता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो डी आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसका है? तो डी ऑप्शन होगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा है? तो बी ऑप्शन में घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो बी ऑप्शन में घटती है। आगे है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी इसका आंसर है किन्स। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा किन्स। आगे, कॉस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित और उसे यूनिग्राफी और जियोग्राफी से में विभाजित कर किसने किया था? तो सी ऑप्शन होगा हम्बोल्ट ने। कॉस्मोग्राफी शब्द के प्रतिपादन और उसे यूनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था? सी ऑप्शन होगा हम्बोल्ट ने। आगे, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है? तो सी ऑप्शन होगा 6। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है? तो 6 आंसर हो जाएगा। शंकर देव द्वारा रचित भावना में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सी आंसर होगा ब्रजवाली। शंकर देवराय द्वारा रचित भावना में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सी आंसर रहेगा ब्रजावली। आगे, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 1969। एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 1969। यहाँ पे स्मरणीय तथ्य कुछ दिया हुआ है हिंद यूनानी शासक के बारे में, आइए देखते हैं। तो हिंद यूनानी शासक का सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर को मिलिंदपन्हो ग्रंथ में संग्रहित किया है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। शकों के सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदमन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख या गिरनार अभिलेख जारी किया और भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। यहाँ पे सेट नंबर 36 का आंसर की दिया हुआ है। आइए हम लोग अगले सेट पर चलते हैं, सेट नंबर 37। इससे पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं जो कि मिलान करने के लिए दिया हुआ है। देवता और शीर्षक, तो अश्विनी हो जाएगा बीमारियों को दूर करने वाला देवता। फिर उषा हो जाएगा प्रातः की देवी। आर्यनी हो जाएगा वन देवी और मारुत हो जाएंगे चक्रवात के देवता। तो 20 का आंसर रहेगा 4 3 2 1 4 3 2 1। फिर से अश्विनी हो जाएंगे बीमारियों को दूर करने वाले देवता। उषा हो जाएंगे प्रातः की देवता देवी। आर्यनी हो जाएंगे वन देवी और मारुत हो जाएंगे चक्रवात का देवता। 20 का आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1। अगला प्रश्न, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 20 का आंसर होगा कालीबंगा से। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई? तो डी का आंसर है कालीबंगा से। आगे, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सी ऑप्शन होगा धर्मपाल। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सी आंसर होगा धर्मपाल। मौर्य में प्रणय किस प्रकार का था? तो सी इसका आंसर हो जाएगा आपातकालीन कर। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो सी आंसर होगा आपातकालीन कर। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो सी ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगाया था? तो सी आंसर होगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है?
तो सी ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सी आंसर होगा वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति। आगे निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो बी आंसर होगा फ्रेंच के। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की, तो बी आंसर होगा फ्रेंच के। आगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटकों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले होगा तीसरा नंबर नेहरू रिपोर्ट, फिर दूसरा नंबर अगस्त प्रस्ताव, फिर 1 नंबर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर 4 नंबर हो जाएगा बेबल योजना। 20 का आंसर हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर 4 हो जाएगा बेबल योजना। आगे अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो सी ऑप्शन होगा 65वां। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो सी आंसर होगा 65वां। आगे पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243D। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो डी 20 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243D। आगे है किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो सी ए इसका आंसर रहेगा जैन धर्म को नहीं रखा गया, बाकी सिख, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को रखा गया है। ये इसका आंसर रहेगा जैन धर्म को नहीं रखा गया है। आगे सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बी आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बी आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका शर्त नहीं है। मतलब लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैधानिक मत या 6% मत हासिल हो, या बिल्कुल सही है। किसी राज्य में लोकसभा के 4 सीट हो, या भी सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या भी सही है। तो डी इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक न्यायिक सुधारों में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे, तो कलकत्ता के राजस्व बोर्ड की स्थापना, यह बिल्कुल सही है। जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, यह भी सही है। आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3 में सभी सही है। फिर से निम्नलिखित में से वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक न्यायिक सुधार में सम्मिलित क्या क्या है, तो कलकत्ता के राजस्व बोर्ड की स्थापना, जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना और आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये तीनों शामिल है। तो डी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया, तो सी आंसर होगा संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया, तो सी आंसर होगा संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। आगे निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है, तो क्या विशेषता है, तो बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाला मिट्टी और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। तो डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता क्या क्या है, तो डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसकी विशेषता है। तो आइए देखते हैं क्या करके। बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। तो डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है, तो बी ऑप्शन रहेगा पेरू धारा नहीं है, बाकी किनारी धारा है, ब्राज़ील धारा है और गल्फ धारा है। बी आंसर रहेगा पेरू धारा नहीं है। आगे किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, तो डी आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है, तो डी आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो बी आंसर रहेगा भूटान। भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो बी ऑप्शन रहेगा भूटान। मंगोलिया पतन किस देश में स्थित है, तो बी ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश। मंगोलिया पतन किस देश में स्थित है, तो बी आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ए आंसर हो जाएगा जल एक चक्रीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ए आंसर होगा जल एक चक्रीय संसाधन है। आगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो बी आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किसे, तो बी आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को। आगे पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा खींची जा सकती है, तो सी आंसर होगा 360। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा खींची जा सकती है, तो सी आंसर होगा 360 रेखा। आगे चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ए ऑप्शन होगा चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होते हैं, यह बिल्कुल सही है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ए आंसर होगा चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यह बिल्कुल सही है। आगे 26 नंबर, बंदरगाह और स्थान। तुत्तीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु, मंगलौर हो जाएगा कर्नाटक, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा और
नेहावा शेवा हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर से तुतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु, मंगलौर हो जाएगा कर्नाटक, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा और नेहावा शेवा हो जाएगा महाराष्ट्र। तो सी इसका आंसर रहेगा CBAD। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है? तो ये इसका आंसर रहेगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? तो ये आंसर रहेगा इंडोनेशिया। द कंपनी ऑफ वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आंसर रहेगा खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वुमन के लेखक कौन है? तो ये आंसर रहेगा खुशवंत सिंह। आगे दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किसमें संबंधित है? तो डी आंसर रहेगा हंगुल या कश्मीर स्टैग। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डी आंसर रहेगा हंगुल या कश्मीर स्टैग। आगे नॉर्मन बोरलोन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डी आंसर रहेगा शांति के लिए। नॉर्मन बोरलोन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डी आंसर रहेगा शांति के लिए। आगे वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास आधारित है? तो सी आंसर रहेगा परिवहन एवं संचार का विकास। वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर? तो सी आंसर रहेगा परिवहन एवं संचार का विकास। आगे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? तो ए आंसर रहेगा एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो ए आंसर रहेगा एम्स्टर्डम में। आगे भारत सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए आंसर रहेगा स्वास्थ्य से। भारत सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सी आंसर रहेगा स्वास्थ्य से। आगे भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सर्वत्र स्वतंत्र मंत्रालय की कब स्थापित किया गया? तो ए आंसर रहेगा 1985 में। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो ए आंसर रहेगा 1985 में। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची और सबसे ऊंची चोटी, राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो केरल का हो जाएगा अन्नाईमुड़ी, नागालैंड का हो जाएगा सारावती, उत्तराखंड का हो जाएगा नंदा देवी और तमिलनाडु का हो जाएगा दोदा बेटा। फिर से केरल का हो जाएगा अन्नाईमुड़ी, नागालैंड का हो जाएगा सारामाती, उत्तराखंड का हो जाएगा नंदा देवी और तमिलनाडु का हो जाएगा दोदा बेटा। सी इसका आंसर रहेगा 3-4-2-1। अगला है शोला वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बी आंसर रहेगा पश्चिमी घाट। शोला वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बी आंसर रहेगा पश्चिमी घाट। आगे है ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उपकरण उदाहरण है? तो बी आंसर रहेगा द्वितीयक प्रदूषण। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक का उदाहरण है? तो बी आंसर रहेगा द्वितीय प्रदूषक। आगे कौंडिन्या पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? तो बी आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कौंडिन्या पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? तो बी आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आगे पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो बी आंसर होगा 3 प्रकार के। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो बी आंसर होगा 3 प्रकार के। आगे है इलेक्ट्रो इंसोफेमोग्राफ में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो सी आंसर होगा मस्तिष्क। इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राम निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो सी आंसर होगा मस्तिष्क। आगे चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो बी आंसर होगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो बी आंसर होगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। आगे नियोप्रीन जो एक संश्लेषित रबड़ है वो किससे बनता है? तो डी आंसर होगा क्लोरो ब्यूटाडाइन से। नियोप्रीन जो एक संश्लेषित रबड़ है किससे बनता है? तो डी आंसर होगा क्लोरो ब्यूटाडाइन से। आगे निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत घनत्व प्रदर्शित करता है? तो सी आंसर होगा सीजियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत घनात्मक प्रदर्शित करता है? तो सी आंसर होगा सीजियम। आगे निम्नलिखित में से कौन संवहनीय क्रिप्टोग्रेन्स अपुष्पी पादप है? तो सी आंसर रहेगा टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन संवहनीय क्रिप्टोग्रेन्स अपुष्पी पादप है? तो सी आंसर होगा टेरिडोफाइटा। आगे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने का कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो ये आंसर रहेगा हड्डी से। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने का कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो ये आंसर रहेगा हड्डी से। आगे स्पॉन्गिला किस संधि से संबंधित है? तो ये आंसर रहेगा संघ पेरिफेरा से। स्पॉन्गिला किस संधि से संबंधित है? तो ये आंसर रहेगा संघ पेरिफेरा से। आगे इनमें से कौन सी प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो बी आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई? तो अग्री बिना नहीं लिखी गई, बाकी स्टोन्स लिखा गया, गोरा लिखा गया। सी ऑप्शन अग्री बिना नहीं लिखा गया। आगे जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI मतलब CRR को बढ़ा दिया जाता है तब, तो बी ऑप्शन रहेगा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो यह बी ऑप्शन रहेगा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा।
आगे निम्न में से कौन सा परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कच्ची सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कच्ची सामग्री। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 37 खत्म होता है। यहाँ पे उसका आंसर की दिया हुआ है। आइए हम लोग अगले सेट नंबर 38 की ओर चलते हैं। और इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा देवदत्त। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा देवदत्त। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा कनिष्क। आगे संगमकालीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन होगा सेनगुटवन। संगमकालीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन होगा सेनगुटवन। आगे है अपने उत्तर अक्षांशी आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित अवस्था किस किए बिना भिक्षु बनने के लिए दंड का विधान किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा कौटिल्य। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित अवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए दंड का विधान किया गया था? तो ये ऑप्शन होगा कौटिल्य ने किया था। आगे निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो बी ऑप्शन होगा चंपारण आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर मोपला विद्रोह, फिर चौरी चौरा कांड। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो बी आंसर रहेगा चंपारण आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर मोपला विद्रोह, फिर चौरी चौरा कांड। आगे स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये ऑप्शन रहेगा रामा चड्ढा ने। स्त्री धन विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये ऑप्शन रहेगा राम चड्ढा ने। आगे दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन रहेगा बी आर अम्बेडकर। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन रहेगा बी आर अम्बेडकर। आगे निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो डी ऑप्शन रहेगा धर्मनिरपेक्षता का पालन करना नहीं है, बाकी संविधान का पालन करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है और देश की एकता का रक्षा करना है। अगला प्रश्न, राजभाषा समिति में शामिल होते हैं? तो सी ऑप्शन होगा लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य। राजभाषा समिति में शामिल होते हैं कौन? तो सी ऑप्शन होगा लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य। आगे किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 88। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 88। आगे भारतीय राजस्व में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सारा वरीयता क्रम सही है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, फिर लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, फिर राजदूत, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसमें सभी सही है, तो डी इसका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं गलत है। आगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था ने रास्ता तैयार किया? तो ये ऑप्शन होगा पंचायती राज के संगठन का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था ने रास्ता तय किया किसका? तो ये ऑप्शन रहेगा पंचायती राज के संगठन का। आगे जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए सिद्धांत। जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? तो डी आंसर होगा सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए सिद्धांत। आगे निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो ये ऑप्शन होगा निजता का अधिकार। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो ये ऑप्शन होगा निजता का अधिकार। आगे द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का आंसर हो जाएगा मेघानंद देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी आंसर होगा मेघनाद देसाई। आगे बाली आधारिक द्वीप समूह कहाँ है? तो ये ऑप्शन है भूमध्य सागर में। बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ है? तो ये ऑप्शन है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उसके संबंधित स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बसीन मन्नार की खाड़ी यह गलत है। कलोल गुजरात, यह सही है। नहरकटिया असम, यह भी सही है। मोरन त्रिपुरा, यह गलत है। तो सी इसका आंसर होगा 1 और 4 इसमें गलत है। बसीन मन्नार की खाड़ी यह गलत है और मोरन त्रिपुरा यह गलत है। तो सी आंसर होगा 1 और 4 इसमें गलत है। आगे हिरण्यवाह किस नदी को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है सोन। हिरण्यवाह किस नदी को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सोन। आगे सुमेलित करने के लिए देवा सूची 1 को सूची 2 से आय मिलान देखते हैं। तो वर्ड फुट डेल्टा यह हो जाएगा मिसिसिपी। एस्चुरी डेल्टा हो जाएगा मैकेंजी। ट्रिपल डेल्टा हो जाएगा महानदी डेल्टा और आर्क्यूएट डेल्टा हो जाएगा नील नदी। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4। वर्ड फुट डेल्टा हो जाएगा मिसिसिपी। एस्चुरी डेल्टा हो जाएगा मैकेंजी। ट्रिपल डेल्टा हो जाएगा महानदी डेल्टा और आर्क्यूएट डेल्टा हो जाएगा नील नदी। 20 का आंसर होगा 2 1 3 4 2 1 3 4।
आगे जैविक खाद के लाभ हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा इनमें से सही, मतलब मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि, मिट्टी के समृद्ध बनाने में सहायक, मिट्टी के जीवाणु की संख्या में वृद्धि। तो डी इसका आंसर रहेगा इनमें से सभी। आगे भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ए इसका आंसर रहेगा 1986 में। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ए ऑप्शन रहेगा 1986 में। आगे लॉ एश के संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन रहेगा अंटार्कटिका में। लॉ एश के से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन रहेगा अंटार्कटिका में। आगे भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सी आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सी आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आगे चांदी को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारे के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारे के समूह को क्या कहा जाता है? तो ए बी ऑप्शन होगा नक्षत्र। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारे के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नक्षत्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन होगा रचनात्मक मैदान। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उस मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक मैदान। आगे खादिन और जोहड़ क्या है? तो ये ऑप्शन होगा वर्षा जल संग्रह की पद्धति। खादिन और जोहड़ क्या है? तो ये ऑप्शन होगा वर्षा जल संग्रह की पद्धति। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर होती है, यह बिल्कुल सही है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, यह भी सही है। भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैलता है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर होगा इनमें से सभी। फिर से पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर होती है, यह बिल्कुल सही है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, यह भी सही है। भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आगे कॉन्ट्रैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा पॉलीस्टाइरीन से। कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा पॉलीस्टाइरीन से। आगे क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आंसर रहेगा भौतिक परिवर्तन का। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन रहेगा भौतिक परिवर्तन का। आगे स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब, बी ऑप्शन रहेगा बढ़ेगा। किसी स्थिर ताप पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। तरल बलीच का मुख्य घटक निम्न में से क्या है? तो डी आंसर रहेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। तरल बलीच का मुख्य घटक निम्न में से क्या है? तो डी आंसर आंसर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। आगे एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो वे जैव उत्प्रेरक हैं, यह बिल्कुल सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों हो जाएगा। फिर से देखते हैं एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे जैव उत्प्रेरक हैं, यह बिल्कुल सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी आंसर होगा 1 और 2 इसमें सही है। आगे निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ए आंसर होगा ब्रायोफाइटा। निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? तो ए आंसर होगा ब्रायोफाइटा। आगे लाइसोसोम है, तो बी ऑप्शन होगा पाचन केंद्र। लाइसोसोम क्या है? तो बी ऑप्शन होगा पाचन केंद्र। आगे गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो सी आंसर रहेगा टीनिया कैपिटिस। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो सी आंसर रहेगा टीनिया कैपिटिस। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों का तीनों कथन सत्य है। यह विभाजन काकीय कायिक कोशिका में होता है, यह बिल्कुल सही है। यह विभाजन में बहुत कम समय लगता है, यह भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था फ्रेजेल है, यह बिल्कुल सही है। तो डी इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो डी आंसर होगा सौर ऊर्जा अनवीकरणीय नहीं है, ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। आगे हो जाएगा विशिष्ट कार्य करने हेतु स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया कहलाती है। तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा विभेदीकरण। विशिष्ट कार्य करने हेतु स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया कहलाती है। तो सी आंसर हो जाएगा विभेदीकरण। आगे मनुष्य वनस्पति जगत और प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन है? तो सी आंसर रहेगा जैव संसाधन। मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन है? तो सी आंसर रहेगा जैव संसाधन। आगे पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो सी आंसर होगा जीव एवं वातावरण। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो सी आंसर होगा जीव एवं वातावरण। आगे मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सी आंसर रहेगा मयूराक्षी नदी।
मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सी आंसर रहेगा मयूराक्षी नदी। आगे निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी उपभोक्ता के उदाहरण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल दो मतलब हिरन। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन रहेगा हिरन। आगे पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? तो ए ऑप्शन रहेगा वाहिकाएं। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? तो ए ऑप्शन रहेगा वाहिकाएं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा जननांकी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा जननांकी। अगला प्रश्न है बर्फ के बुरादे द्वारा पैक नहीं किया जाने का क्या कारण है? तो बी ऑप्शन रहेगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बर्फ के बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने का क्या कारण है? तो बी ऑप्शन रहेगा बुरादे ऊष्मा का कुचालक होता है। आगे अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो सी ऑप्शन रहेगा देवनाम प्रिय की उपाधि से। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवनाम प्रिय का उपाधि। आगे निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका का एक साथ जुड़े होने का संभावना व्यक्त की थी? तो सी ऑप्शन रहेगा अब्राहम और टेलियस ने। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका का एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? तो सी ऑप्शन रहेगा अब्राहम और टेलियस। आगे भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है? तो सी इसका आंसर रहेगा पहले कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोची। फिर से भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है? तो सी आंसर रहेगा पहले कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोची। आगे माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बी ऑप्शन रहेगा बिल क्लिंटन की। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बी ऑप्शन है बिल क्लिंटन की। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ए ऑप्शन रहेगा 50। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो ए ऑप्शन रहेगा 50। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तो दिया हुआ है गुप्त वंश के बारे में, आइए देखते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। और यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है सेट नंबर 38 का। आइए हम लोग सेट नंबर 39 की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न उसका है संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये ऑप्शन रहेगा संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये ऑप्शन रहेगा संयुक्त प्रांत का। आगे किसने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल में हुआ है? तो बी ऑप्शन रहेगा 2। कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में हुआ? तो बी ऑप्शन रहेगा 2। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो सी ऑप्शन रहेगा N.A. पालकीवाला। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो सी ऑप्शन रहेगा N.A. पालकीवाला। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ की उल्लेख किस सूची में किया गया है? तो बी ऑप्शन रहेगा तीसरा सूची में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख किस सूची में किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। आगे स्थानीय सरकारों का आधार होती है? तो बी ऑप्शन होगा लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें आधार होती है किसकी? तो बी ऑप्शन होगा लोकतंत्र की। आगे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत का एक संवैधानिक संस्था है? तो केवल 2 हो जाएगा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक संवैधानिक संस्था है? तो बी ऑप्शन होगा केवल 2 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम अनुसार है? तो सबसे पहले हो जाएगा ए नंबर चुनाव संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, फिर सी नंबर हो जाएगा चुनाव सुधार संबंधी तारुकुंडे समिति, फिर बी नंबर हो जाएगा चुनाव सुधार संबंधी गोस्वामी समिति, और फिर डी नंबर हो जाएगा राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। तो ए इसका आंसर हो जाएगा CABD। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सी आंसर हो जाएगा उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे विनिर्माण दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, स्थान और उद्योग दिया हुआ है। तो प्रथम सूती 1854 बम्बई मिल की स्थापना यह बिल्कुल गलत है। प्रथम मशीन निर्मित 1870
कलकत्ता कागज़ का विनिर्माण, यह बिल्कुल सही है। प्रथम सीमेंट 1904 मद्रास फैक्ट्री की स्थापना, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर रहेगा, 2 और 3 इसमें सही है, 1 नंबर गलत था। आगे पृथ्वी के पारिस्थितिकी या पृथ्वी के परिता या परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, डी ऑप्शन होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के परिता या परिता परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, डी ऑप्शन होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आगे भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ए ऑप्शन होगा उड़द। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ए आंसर रहेगा उड़द। आगे कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1, 3, 4, 5, मतलब रूस हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा और ईरान हो जाएगा। 1, 3, 4, 5 रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। आगे मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, समशीतोष्ण सदाबहार वन। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बी आंसर होगा, समशीतोष्ण सदाबहार वन। आगे दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा, कुमायूं में। दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा, कुमायूं में। आगे थीमेटिक मानचित्र में निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा, इनमें से सभी, मतलब वनस्पति मानचित्र, वर्षा मानचित्र और उद्योग मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? तो वनस्पति मानचित्र, वर्षा मानचित्र और उद्योग मानचित्र, डी ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। आगे वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सी आंसर होगा, क्योटो में। वर्ष 1947 में जलवायु परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो सी ऑप्शन होगा, क्योटो में। आगे निम्न में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो ए ऑप्शन होगा, स्मॉग। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो ए ऑप्शन होगा, स्मॉग। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो बी ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो बी ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा, बकरी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? तो बी ए ऑप्शन होगा, बकरी। आगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन होगा, अलाउद्दीन बहमन। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन। आगे अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में से प्राप्त हुआ था? तो सी ऑप्शन होगा, चंपारण। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था? सी ऑप्शन होगा, चंपारण। आगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बी ऑप्शन होगा, महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बी ऑप्शन होगा, महाजनपद। आगे मौर्य वंश के शासन का पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो बी ऑप्शन होगा, पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी था? तो बी ऑप्शन है, पुष्यमित्र शुंग। आगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डाउन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा, लैंस डाउन। आगे 1857 की क्रांति के संबंध में पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन थे? तो बी ऑप्शन होगा, अशोक मेहता। 1857 के क्रांति के संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन हैं? तो बी ऑप्शन होगा, अशोक मेहता। आगे अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा, 1925। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा, 1925। अगला प्रश्न है, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। आगे बर्फ को 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? ए ऑप्शन होगा, दबाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के टुकड़े 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। आगे निम्नलिखित में से किसके भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा गामा किरणें और अल्फा किरणें। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरणें और गामा किरणें। आगे एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, उसकी ऊष्मा मान निम्न होती है, या बिल्कुल गलत है। आसानी से उपलब्ध हो, या बिल्कुल सही है। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, या भी सही है। उसका प्रज्वलन ताप निम्न होता है, या भी सही है। तो डी सी इसका आंसर हो जाएगा, उसका ऊष्मीय मान निम्न होता है, या गलत है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंधित नहीं है? तो गति विषयक नियम न्यूटन, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, यह गलत है। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग, यह भी सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेस, यह भी सही है। तो 20 का आंसर गलत हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, यह गलत है। आगे निम्न में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा, अधातु।
निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अधातु। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम। आगे गेमिकिन्स डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है? तो डी ऑप्शन होगा क्लोरीन की। गेमिकिन्स डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो डी ऑप्शन होगा क्लोरीन के। आगे मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचार सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो सी ऑप्शन होगा बाइकार्बोनेट्स के रूप में। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचार सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो सी ऑप्शन होगा बाइकार्बोनेट्स के रूप में। आगे प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उभयचर और सरीसृप। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो बी ऑप्शन होगा उभयचर और सरीसृप। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो डी ऑप्शन होगा यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो डी ऑप्शन होगा यूरोक्रोम के कारण। आगे है टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन होगा मार्सिलिया एवं फर्न। टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण क्या है? तो बी ऑप्शन होगा मार्सिलिया एवं फर्न। आगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन होगा स्टीफन हॉकिंग द्वारा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन होगा स्टीफन हॉकिंग द्वारा। आगे राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं? तो डी ऑप्शन होगा प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं? तो डी ऑप्शन होगा प्रभावी राजस्व घाटा। आगे व्यक्तिगत प्रयोग आय में क्या अभिप्राय है? तो सी ऑप्शन होगा व्यक्तिगत आय मतलब माइनस प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो सी ऑप्शन होगा व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। आगे उपयोगिता के से तात्पर्य है? तो ये आंसर हो जाएगा एक विषयात्मक अवधारणा। उपयोगिता से तात्पर्य है क्या? तो ये ऑप्शन होगा एक विषयात्मक अवधारणा। आगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा 8वीं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा 8वीं। आगे विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा नीदरलैंड। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा नीदरलैंड। आगे छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा अब्दुल आबिद हुसैन समिति। छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए किस सुझाव के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा आबिद हुसैन समिति। अगला प्रश्न है योजना परियोजना हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया है? तो डी ऑप्शन होगा प्रत्याकात्मक एकता, भूआकृति और जनसांख्यिकी विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया है? तो सी इसका ऑप्शन होगा प्रत्याकात्मक एकता, भूआकृति और जनसांख्यिकी विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। आगे लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन है तमिलनाडु। लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन है तमिलनाडु। आगे पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो सी ऑप्शन है श्रीनाथ जी कृष्ण। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो श्रीनाथ जी या कृष्ण से। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है गुप्त वंश के बारे में, आइए देखते हैं क्या करके। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग था। इसी काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म का अनुयायी था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों के राजकीय चिन्ह था। गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा संस्कृत था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 39 का आंसर की दिया हुआ है। आइए हम लोग अगले सेट नंबर 40 पे चलते हैं और यह इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सेट होगा। हम लोग एक वीडियो लेक्चर में करीब 5 सेट करते हैं और उसी क्वेश्चन को डील करते हैं, जो कि 250 प्रश्न के आसपास हो जाता है। तो आप लोग के रिवीजन के लिए अच्छा होता है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है? तो ए ऑप्शन होगा प्रतिद्युत। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है कहलाती है क्या? तो ए ऑप्शन होगा प्रतिद्युत। साबुन के पतले झाग में
चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये ऑप्शन होगा पर्यावरणीय और व्यक्तिकरण, परावर्तन और व्यतिकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये ऑप्शन होगा परावर्तन और व्यतिकरण। आगे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो बी ऑप्शन होगा अधिक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो बी ऑप्शन होगा अधिक। आगे, निम्न में से कौन सा अजैविक अपघटीय अपघटनशील प्रदूषक है? तो बी ऑप्शन होगा डीडीटी। निम्न में से कौन सा अजैव अपघटीय प्रदूषक है? तो बी ऑप्शन होगा डीडीटी। आगे, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, तो बी ऑप्शन होगा एक्लीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता क्या? तो बी ऑप्शन होगा एक्लीन। आगे, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा सिलिकॉन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा और उपास्थि हो जाएगा। डी ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा और उपास्थि तीनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा 1, 2, 3। आगे, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो बी ऑप्शन होगा रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो बी ऑप्शन होगा रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। आगे, हृदय मांसपेशी को कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माइकोडर्मिया। हृदय मांसपेशी को कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माइकोडर्मियम। आगे, प्रोप्रायोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन पीएनएफ तकनीक संबंधित है, तो सी ऑप्शन होगा शरीर का लचीलापन से। प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन पीएनएफ तकनीक संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन होगा शरीर का लचीलापन से। अगला प्रश्न है, वह बिच्छू कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय दक्षिण भारत गया था? तो डी ऑप्शन होगा भद्रबाहु। वह बिच्छू कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो डी ऑप्शन होगा भद्रबाहु। आगे, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो सी ऑप्शन होगा खारवेल। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। आगे, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशेषता जोड़ी? तो सी ऑप्शन होगा कीर्तन। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशेषता जोड़ी? तो सी ऑप्शन होगा कीर्तन। आगे, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ? तो सी ऑप्शन होगा चालुक्य। तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चालुक्य। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक हैं? तो डी ऑप्शन होगा रामदास। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन होगा रामदास। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो संस्थाएं दिया हुआ है और संस्थापक दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, यह बिल्कुल सही है। धर्म सभा राधाकांत देव, यह भी सही है। सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू, यह गलत है। वेद समाज के श्री धारलू नायडू, यह बिल्कुल सही है। तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा। सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू, यह बिल्कुल गलत है। आगे, किसने कांग्रेस के बारे में कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रजनी पामदत्त ने। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे समाजवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? तो सी ऑप्शन होगा रजनी पामदत्त। आगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 6 अप्रैल 1919। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 6 अप्रैल 1919। आगे, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन होगा विधेयक पर बहस को बंद कर देना। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन होगा विधेयक पर बहस को बंद कर देना। आगे, ग्रामीण स्थायी शासन का पंचायती राज नामकरण किस भारतीय राजनेता का सुझाव का परिणाम था? तो ए ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामकरण किस भारतीय राजनेता का सुझाव था? तो ए ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। आगे, निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? तो बी ऑप्शन होगा राज्य का विधानमंडल। निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? तो बी ऑप्शन होगा राज्य का विधानमंडल। आगे, निम्नलिखित में से सही कालक्रम को पहचान कीजिए। तो सही है, सबसे पहले हो जाएगा 3 नंबर गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा। फिर 1 नंबर हो जाएगा केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा। फिर 4 नंबर हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा। फिर 2 नंबर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय केंद्र सरकार का मुकदमा। तो 20 का आंसर हो जाएगा 3-1-4-2 3-1-4-2।
आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थिति में निलंबित हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो ये ऑप्शन होगा आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। आगे संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा विधायिका के प्रति। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा विधायिका के प्रति। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा दूधसागर नहीं है, बाकी चुलिया है और बिहार है। बी ऑप्शन दूधसागर नहीं है। आगे मोलेसिस बेसिन कहाँ जाता है? तो बी ऑप्शन होगा मिजोरम में। मोलेसिस बेसिन कहाँ जाता है? तो बी ए ऑप्शन होगा मिजोरम में। आगे निम्नलिखित तीनों में कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी दिया हुआ है, तो गोदावरी मूसी या गलत है, महानदी मांद या बिल्कुल सही है, कृष्णा मालप्रभा या बिल्कुल सही है, कावेरी हेमवती या बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा गोदावरी मूसी। अगला निम्नलिखित तीनों पर विचार कीजिए। शिखर और पर्वत दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो नंदा देवी कुमायूं हिमालय या बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है केवल दो, नंदा देवी कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है रायचूर दोआब स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा कृष्णा तुंगभद्रा के मध्य। रायचूर दोआब स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य। आगे भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो बी ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो बी ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। आगे निम्नलिखित में से किस मानचित्र पर पर्वत पठार मैदान नदियाँ महासागर आदि को दर्शाया जाता है? तो ये ऑप्शन होगा भौतिक मानचित्र पर। निम्नलिखित में से किस मानचित्र पर पर्वत पठार मैदान नदियाँ महासागर आदि को दर्शाया जाता है? तो ये ऑप्शन होगा भौतिक मानचित्र पर। आगे प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी सत्य है, मतलब इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है या बिल्कुल सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है या भी सही है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव होता है या भी सही है। तो डी इसका आंसर होगा इनमें से सभी सत्य है। आगे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। आगे निम्न में से किससे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं? तो ए ऑप्शन होगा प्रछन्न बेरोजगारी। निम्न में से किसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं? तो ए ऑप्शन होगा प्रछन्न बेरोजगारी। आगे किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी साम्राज्य की स्थापना करना है? तो ए ऑप्शन होगा दूसरा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। आगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो हो जाएगा पहला और चौथा, मतलब प्रति व्यक्ति निम्न आय और चौथा हो जाएगा प्रथम क्षेत्र में अधिक कार्यबल। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक और चौथा, मतलब प्रति व्यक्ति निम्न आय और चौथा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। आगे निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा खनन नहीं आता है, बाकी विनिर्माण आता है, निर्माण आता है और प्रसंस्करण आता है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ये ऑप्शन होगा खनन नहीं आता है। आगे निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा M3 के गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा डाकघर बचत बैंक में जमा राशि। बाकी जनता के पास करेंसी की जाती है। बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा एवं सुविधाएं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं भी होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा डाकघर बचत बैंक में जमा राशि नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वातावरण में निम्न से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसमें 2 और 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। आगे जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो बी ऑप्शन है 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2008 में। आगे भारत का अधिकांश वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो डी ऑप्शन होगा मानवीय बस्तियों से। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए हैं कैसे? तो डी ऑप्शन होगा मानवीय बस्तियों से। आगे भू आवेशित देशों में से कौन सा देश है जो दोहरे भू आवेशित हैं? तो बी ऑप्शन होगा उज्बेकिस्तान। भू आवेशित देशों में से कौन सा देश है जो दोहरे भू आवेशित है? तो बी ऑप्शन होगा उज्बेकिस्तान। आगे दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रामास्वामी नायकर को। दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है, तो ये ऑप्शन होगा रामास्वामी नायकर को। आगे भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेवात। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जयरात किस घराने से संबंधित थे? तो ये ऑप्शन होगा मेवात से। आगे भारत का प्रथम
तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन रहेगा वेन्नार घाटी, बेंगलुरु। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन रहेगा वेन्नार घाटी, बेंगलुरु। आगे, हिंदी साहित्य के किस योजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। हिंदी साहित्य के किस योजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना कब की गई? तो 5 सितंबर 2008, ए ऑप्शन। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना कब की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 5 सितंबर 2008। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋण प्रवास किए करते थे? तो ए ऑप्शन होगा भोटिया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋण प्रवास किया करते थे? तो ए ऑप्शन होगा भोटिया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ए ऑप्शन होगा पुणे। भारत सरकार का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुणे। आगे स्मरणीय तो दिया हुआ है वाकाटक वंश से संबंधित। तो वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति द्वारा किया गया था। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन वाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण की थी। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कराया था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों का प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। आगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश के प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने परम भट्टक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ। राजवर्धन की हत्या गौंड शासक शशांक ने कर दी थी। राजवर्धन का उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कदम्बनी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पे सेट नंबर 40 का हमारा आंसर की दिया हुआ है। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड डालें तो उसे आप तक पहुँचाने में हमें आसानी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो इस बार का 71 VPC प्री या फिर TRE 4 देने वाले हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जिसमें कि जीके के GS की अहम भूमिका रहती है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह भी इससे पूरे लाभान्वित हो सके। और अभी से जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।